हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप सब? सब मस्त। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस चैप्टर का पढ़ने से मतलब पहले हम लोग ये समझते हैं कि सेल क्या होता है। भैया हम जानते हैं सेल क्या होता है भाई। भैया वो जो टीवी में रिमोट होता है ना, उसके अंदर जो सेल लगा होता है वही सेल होता है भाई। वो सेल नहीं होता है, वो एक्चुअली जो सेल होता है ना वो दूसरे सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बायो की बात हो रही है। तो बायो के टर्म में कह सकते हो कि सेल सर वो होता है एक छोटी सी, मतलब एक मान के चलो सर, यूनिट होती है जिससे पूरी ऑर्गेनिज्म बनी होती है। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया कि छोटी सी चीज होती है, मतलब मान के चलो सर एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसकी पूरी ऑर्गेनिज्म बनती होती है। ठीक है सर, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक सर बिल्डिंग है खूब बड़ी सी, ठीक है सर, उसमें एक छोटी सी जो ईंट रखते हैं सर, वो भी तो एक बेसिक ही यूनिट है। यस सर, हाँ भाई। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि जिसको कहते हैं ना कि बेसिक बिल्डिंग का ब्लॉक कहते हैं, जिसको ईंट कहते हैं, वो भी एक सेल का ही काम कर रहा है। मतलब मान के चलो एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इस बड़ी सी बिल्डिंग को तुम लोग एक छोटे से ईंट को ना समझो, ये सेल होता है। इसीलिए ये पूरा, मतलब इसका एग्जाम्पल अगर अच्छे से समझोगे तो देखोगे कि एक पूरा ऑर्गेनिज्म है। ठीक, मतलब मान के चलो कोई भी एक ह्यूमन बींग है जिसका एक छोटा छोटा, मतलब मान के चलो एक छोटा छोटा सेल, अभी तो ऐसे मैं दिखा रहा हूँ डॉट डॉट, ये एक्चुअली इतना भी छोटा होना था जिसको माइक्रोस्कोप से ही तुम लोग देख सकते हो, ऐसे तो देख ही नहीं सकते भाई, इतना छोटा होता है। तो ये तो मैं एक तरीके से एग्जांपल दिखा है, जैसे बिल्डिंग का दिखा दिया ना एक छोटी छोटी, इसी तरह इसमें भी दिखा रहा है छोटा छोटा सेल से मतलब पूरी ऑर्गेनिज्म बने होते हैं भाई, एक छोटी छोटी सेल से पूरी ऑर्गेनिज्म बनी होती है। मतलब अब देखो ऑर्गेनिज्म बने कैसे होते हैं सेल से, अब तुम्हें दिखा रहा हूँ, चलो ठीक है। ये रहा हमारा एक सेल। अब सेल के अंदर होता क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और भी बहुत सी चीजें होती हैं सेल ऑर्गन्स, वो हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, पहले ये तो देख लो। सेल के बाद आएगा हमारा टिश्यू। ठीक है, कई मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बनकर मिलके बने होते हैं, जो हमारा क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। बहुत सारे सेल क्या बने, बहुत सारे सेल से मिलके क्या बने, हमारे टिश्यू कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल हो गया। ठीक है भैया, ये हमारा टिश्यू हो गया। टिश्यू के बाद क्या बन गया, बहुत सारे डिफरेंट, मतलब मान के चलो ना कई सारे सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू मिलके ना, मतलब कई सारे, देखो एक टिश्यू हो गए, फिर हमारे दो टिश्यूज हो गए, मतलब कई सारे सिमिलर टिश्यू, चाहे मतलब मान के चलो कई सारे सिमिलर टिश्यूज मिलके जो बने होते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गन। ठीक। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलके हमारे क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा, जैसे अब टिश्यूज के बारे में बात करें तो इपिथेलियल टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, इपिथेलियल टिश्यूज हो गए हमारे। ये सुबह हर क्लास में पढ़ने को मिलेगा, इपिथेलियल टिश्यूज, ब्लड टिश्यूज अभी देखने को मिलते मिलेंगे, बस हम इतना बता दे रहे हैं। जैसे हमारे हो गए ब्लड टिश्यूज, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है भैया जी, ये हमारे आगे टिश्यूज में। अब ऑर्गन्स में कौन कौन से आ जाएंगे, ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे ऑर्गन्स में आ जाएंगे, टिश्यू में हो गए ऑर्गन्स। ऑर्गन्स की अगर बात करें, जैसे हमारा हो गया किडनी, किडनी हो गए, ठीक है। अब हमारे छोटी और क्या मान सकते हो, जैसे ऑर्गन में किडनी, लीवर हो गए, ये भी हमारा ऑर्गन ही है। आई हो गया, ये सब हमारा ऑर्गन है, मतलब एक एक स्टोमच हो गया। अब कुछ भैया समझेंगे कि यार स्टोमच, भैया जो मेरा पूरा इतना सा पेट होता है, यहाँ छोटी सी नाभि है, स्टोमच नहीं भाई, उसको स्टोमच नहीं कहते हैं। स्टोमच का डायग्राम देखो, मैं बताता हूँ, इसको स्टोमच कहते हैं, देखो। अब यहाँ पर स्टोमच का मैं डायग्राम तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, एक्चुअली स्टोमच कैसा होता है। ये तुम्हारी पाइप होती है, फूड पाइप। फूड पाइप के बाद यहाँ से ऐसे हल्का सा बेल टाइप का स्टोमच होता है, इस टाइप का। यहाँ स्टोमच इतना छोटा होता है जिसमें स्टोरेज का काम होता है, और उसका डाइजेस्ट होता है, छोटा मोटा डाइजेशन चलता है यहाँ पर। तो इसे स्टोमच कहते हैं। ये तुम्हारा पेट जो है छोटा सा नाभि दिख रहा है, इसको स्टोमच नहीं कहते हैं भाई। इसमें इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमच और एसोफेगस सब पाए जाते हैं। मतलब अगर स्टोमच की अगर बात करें तो ये स्टोमच एक ऑर्गन हो, एसोफेगस एक ऑर्गन हो जाएगा, ये ऑर्गन करेगा। अब ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे तो हाँ, अब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके, ये ऑर्गन है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके भाई एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे देखो एक ऑर्गन सिस्टम में बनाओ, जिसे कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। ये देखो, ये एसोफेगस हो गया, फिर उसके बाद हमारा स्टोमच हो गया। ठीक, स्टोमच के बाद हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, इलियम जेजुनम। उसके बाद हमारा आ गया रेक्टम। ठीक, ये हमारा हो गया रेक्टम। इसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या कहते हैं भैया, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं।
ठीक है, ऑर्गन सिस्टम हो गया। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या होता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब बन गए भैया जी ह्यूमन। मैंने तो मतलब किडनी भी लिख दिया, फितली तो ब्लड टिश्यू तो हमारे ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ऑर्गन ऑर्गन में हमारे किडनी लिख दिया, लीवर लिख गया, आई लिख गया, स्टोमच लिख गया, हमारे मतलब ह्यूमंस बींग में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया, वो भी ह्यूमंस वाला। तो जाहिर सी बात है ह्यूमंस वाला ही सब लेके चल रहे हैं क्राइटेरिया, तो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ह्यूमन बींग ही बना देते हैं ना, ताकि और अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाए, अच्छा हाँ भैया हम लोग बन गए। मतलब इतना प्रोसेस करने के बाद हम लोग बन गए, ले भैया नाच लो थोड़ा सा, कूद लो, बस ठीक बन गए हम लोग। मतलब मान के चलो एक सेल से, मतलब एक छोटी सी सेल से एक पूरी ऑर्गेनिज्म बनती है, जितनी कॉम्प्लेक्स होती है, मतलब इसका स्टडी करना एक छोटी मोटी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। चलो ठीक है सर, सेल से बन गया तो सेल्स, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म। ये हमारा ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है सर, चलिए ये सब तो आपने बता दिया कि हाँ ठीक है, कैसे कैसे क्या क्या बनता है, बट एक्चुअली सर ये तो बताया आप कि सेल किसने खोजा या कब खोजा, किस साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को खोजा, किस साइंटिस्ट ने नॉन लिविंग सेल को खोजा, या किसने, मतलब सर उसके अंदर मैंने भी सुना था सर कभी सेल के बारे में कि उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब उसने किसने खोजा। अब ये भी सर सर एक सेल तो मैंने भी बचपन में सुना था कि ये एक सेल होता है, एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, बगल बगल में सर प्रोटोप्लाज्मा होता है। इससे किसने खोजा, प्रोटोप्लाज्मा का टर्म किसने दिया, चाहे न्यूक्लियस ने किसने खोजा, सेल का डिस्कवर किसने किया, चाहे सेल का। अब आते हैं, हम तुम्हें बताएंगे पहला जो सेल था ना, जिसको कहते हैं नॉन लिविंग सेल, एक्चुअली वो कहाँ से पाया जाता है भैया, एक थे हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को भैया की मतलब गार्डन में बहुत घूमने का शौक था, वो चले गए एक आम के पेड़ के पास, ये देखो आम का पेड़, मस्त आम जमा हुआ था भैया जी, आम खाने के चले गए। बट उनको आम खाने से ज्यादा इंटरेस्ट रहता था भाई कि वो उसके पपड़ी में क्या चीज है, मतलब जो छोटे छोटे बार होता है ना, यहाँ पर देखो ऐसे जब बाहर ऐसे दिखती है ना कि पपड़ी की तरह जमी होती है, ऐसे खुरचे तो निकल आती है। हाँ तो वो ऐसे ही जमा आती है, तो उसको ना उन्होंने ना उचाड़ लिया, हल्का सा छोटा सा तोड़ लिया, ठीक। अब वो लेके चले गए अपने लैब में। अब लैब में ले जाने के बाद वो देख रहे हैं कि भाई, उसको माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं पूरा, मतलब अच्छा से एक्सपेरिमेंट करने के बाद देख रहे हैं कि भाई उसमें ऐसा सेल पाया जाता है कि स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको सेल कहा गया। उन्होंने कहा कि एक सेल होता है। अब वो बता रहे कि ठीक है भाई, ये सेल तो समझ में आ गया कि मतलब रोबोट हुक ने ये बता दिया कि पपड़ी देख लिया, उन्होंने कहा कि एक सेल होता है, उन्होंने इस पपड़ी से मतलब अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि हाँ एक सेल पाया जाता है, जो कि हमारा नॉन लिविंग सेल होता है। ठीक, रोबोट हुक ने इतना कह दिया। अब रोबोट हुक ने कब बताया कि, रोबोट हुक ने साल तो मैं बताऊंगा, अभी ईयर्स में बाद में बताऊंगा। अब बताते हैं कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल जो डिस्कवर किया, लेविन हुक ने डिस्कवर किया था। अब लिविंग हुक ने क्या कैसे डिस्कवर किया, लिविंग हुक जो थे वो हमारे चले गए पॉन्ड, मतलब एक मान के चलो अच्छा खासा एक तालाब था। तालाब के अंदर जाकर लेवेनुक ने भैया ने डिस्कवर्ड किया था लिविंग सेल को। अब आते हैं, लिविंग थे, लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था, ठीक। अब आते हैं दूसरा, कि भैया ये तो हो गया कि नॉन लिविंग सेल ने किसने डिस्कवर्ड किया, लिविंग सेल ने डिस्कवर्ड किया, ये भी तो बता दिया। अब आगे तो बताइए सर कि ये एक्चुअली सेल को सर कहते क्या है, मतलब सेल तो हमें समझ में आ गया, पर एक डिफिनीशन बता दीजिए ना सर, सेल का डिफिनीशन। ठीक है, देखो अभी दिखाते हैं क्या लिखा है। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मान के चलो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है भाई, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाया तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही कहलाओगे ना यार, जाहिर सी बात है सर, बेसिक स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई एक फंक्शन परफॉर्म करता है अपना, मतलब जो उसका काम होता है वो अपना पूरा परफॉर्म करता है, जैसे खाना बनाना, एटीपी बनाना, जो भी इसका काम होता है सब करता है। इसीलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ये याद रख लेना, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों तो जरूर याद कर लेना, कभी भी पूछ सकता है कि सर व्हाट इज सेल, कहीं भी पूछा कि व्हाट इज सेल, क्या लगेगा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसका फंक्शनल यूनिट, मतलब वो अपना फंक्शन भी परफॉर्म करता है, यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक छोटा सा इकाई है, जिसको कहते हैं छोटी सी चीज होती है जो पूरा ऑर्गेनिज्म को बनाती है, इसी को कहते हैं सेल। अब आते हैं हम लोग सेल का डिस्कवर किसने किया था। सेल को डिस्कवर करने वाले सबसे पहली बात आते हैं हमारे रोबोट हुक, जिसने डिस्कवर किया था 1830 वर्क में। कहाँ डिस्कवर किया, कॉक स्लाइस, मतलब वही कहना पपड़ी, आम की पपड़ी उचाड़ के ले गया उत हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, पुरानी माइक्रोस्कोप से इन्होंने अपना अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया कि उसके अंदर हमारे नॉन लिविंग सेल पाए जाते हैं। अब आते हैं लिविंग हुक ने क्या बताया था, लिविंग हुक के बारे में देख लेते हैं। हाँ, लिविंग हुक कब डिस्कवर किया, 1674 में डिस्कवर किया था। किसका डिस्कवर किया था, फ्री लिविंग, देखो नॉन लिविंग, इसने रोबर्ट हुक ने किसको डिस्कवर किया था, नॉन लिविंग सेल को, बट लिविंग ने किसको डिस्कवर किया, हमारे फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। किसको डिस्कवर किया, फ्री लिविंग सेल। कहाँ पे डिस्कवर किया, पॉन्ड वाटर में। रोबर्ट हुक भाई कहाँ डिस्कवर किया था, आम के पपड़ी निकाल के डिस्कवर, भाई एग्जांपल बता रहा हूँ, आम के पपड़ी, मतलब ये मत नहीं आम के पपड़ी, किसी भी पेड़ के छकला जाके देखोगे ना, पेड़ का खड़ी है, उसका हल्की हल्की सी पपड़ी से निकली तो उसको उचाड़ के लेके आओगे, उसी को कहते हैं कॉक कहते हैं।
अब लिविनो को कब डिस्कवर किया था 1674 में। क्या डिस्कवर किया, लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। और कहाँ पे डिस्कवर किया था, पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया था। ठीक है भैया जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते क्या होता है। रॉबर्ट ब्राउन, हाँ पहले तो भैया एक्सेल का स्ट्रक्चर बता दिया, न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा क्या है बताओ, बाद में बताएंगे भैया कि ये बगल बगल में एक्चुअली क्या होता क्या है, बट बचपन में तो सुने थे सर इसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, बट इसको डिस्कवर किसने किया था वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये बट जो बीच में होता है इसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसी को हम लोग ब्रेन सेल कहते हैं। समझ में आया, न्यूक्लियस को ही ब्रेन सेल कहते हैं। अब बताए रोबोट भाई, रोबोट ब्राउन, रोबोट हुक ने किसका डिस्कवर किया था, नॉन लिविंग सेल का डिस्कवर किया था, बट रोबोट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, हमारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। कब डिस्कवर किया, 1831 में। भाई एक बात याद रखना, रोबोट है ना, एक बहुत पुरानी मूवी आई थी हमारी रजनीकांत की, रोबोट रोबोट करके गाना था। तो रोबोट रोबोट करना, फिर करना 1831 से, 31 से मतलब 1831 है, 1831 ऐसे याद हो जाएगा कि रोबोट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था। रोबोट हुक ने भी 1831 में डिस्कवर किया। बस रोबोट हुक ने क्या डिस्कवर किया, नॉन लिविंग सिस्टम को डिस्कवर किया था, और रोबोट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, हमारा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। देखो यहाँ पर ब्राउन निकला है। और कभी भी ना, कब तुम ऐसे मतलब कोई भी स्ट्रक्चर देखोगे ना जो बुक पे बनी होती है, न्यू न्यूक्लियस को हल्का हल्का ब्राउन कलर का दिखाते हैं। तो याद रखना कि रोबोट ब्राउन ने किसका डिस्कवर किया था, हमारा न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। और रोबोट हुक ने क्या डिस्कवर किया, नॉन लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। लिविंग हुक, जिससे लिविंग हुक में एल आ गया भैया, हम इतना तो समझ गए, लिविंग हुक में एल आता है मतलब ये हमारे लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे। ठीक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हाँ भाई ये जो बगल बगल में छोटे छोटे से फ्लूइड है ना, मतलब छोटे छोटे फ्लूइड नहीं एक्चुअली, ये मतलब ये फ्लूइड टाइप के हल्का सा चिपचिपी लेयर होती है, मान के चलो उसको फ्लूइड कहते हैं। ये सॉरी, ये इसका मतलब किसने टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म का किसने टर्म दिया, प्रोटोप्लाज्म का टर्म देने वाले आते हैं पुरकुंजी, जो कि इन्होंने क्या कहते हैं, टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म का। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल्स, मतलब ये सेल का पूरा ये जो है ना, ये पूरा फ्लूइड है भाई, इस फ्लूइड सब्सटेंस का एक टर्म दिया, नाम दिया, क्या दिया नाम, प्रोटोप्लाज्म दिया। किसने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया, पुरकुंजी ने दिया। पी से पुरकुंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म, याद रख लेना भैया जी, आगे चल के काम आएगा। पी से पुरकुंजी, पी से प्रोटोप्लाज्म। रोबोट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। रोबोट ब्राउन आता है मतलब ब्राउन कलर का न्यूक्लियस होता है। और रोबोट ब्राउन किसका डिस्कवर किया, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। लेवन हुक किसका डिस्कवर किया, लिविंग सेल का डिस्कवर किया। लिविंग हुक पे एल आता है इसलिए लिविंग सेल का डिस्कवर किया था। रोबोट हुक ने क्या डिस्कवर किया, रोबोट हुक ने नॉन लिविंग सेल का डिस्कवर किया। रोबोट रोबोट 1831, 1831 लेवन हुक के बाद 1674 में, ऐसे याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी का था 1831 में डिस्कवर किया था, ये भी ऐसे याद कर लेना। बस हमें एक साल याद करा दिया, रोबोट और रोबोट करके 1831, बाकी ये दोनों तुम अपने से याद रख लियो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, भैया जी वो सब तो ठीक था, आपने बता दिया कौन से कब ने क्या डिस्कवर किया। अब सेल का डिस्कवरी के बारे में बात कर लें, एक्चुअली क्या होता है। चलो देखते हैं सेल का डिस्कवरी में बात है। एक आते इंग्लिश साइंटिस्ट जिसका क्या नाम था, रोबोट हुक नाम था भाई। एक इंग्लिश साइंटिस्ट है जो कि जिसका नाम था रोबोट हुक। ठीक है। इंडियन साइंटिस्ट, मतलब ठीक है यार, अपना काम तो मतलब बहुत सारे हिंदी साइंटिस्ट होते हैं जो अपना अपना मतलब जिसे हम लोग सोचते हैं कि यार कभी कभी यार इंडियन साइंटिस्ट कुछ किए हैं भी, या फिर इंडियन कुछ किए भी नहीं। मुझे लगता है कि यार इंडियन सिर्फ ना दो काम में पार्टिसिपेट ज्यादा किए हैं। एक तो पहला हमारा पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरा हमारा हो गया पॉल्यूशन। ठीक, इसमें हम लोग सबसे आगे हैं। और बाकी चीज में तो लेकिन हाँ, जीरो हमने ही दिया था, इस बात का घमंड तो रहेगा जिंदगी में। चलो आते हैं 1635 से लेके 703 तक। इन 1665 डिस्कवर्ड एंड नेम द सेल्स, मतलब सेल को डिस्कवर किया और सेल का नाम दिया, विल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉक अंडर अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मेड बाय हिम। रोबोट हुक ने जो हम बताया था ना कि मतलब एक पपड़ी से निकाले, उसके बाद पपड़ी से निकालने के बाद माइक्रोस्कोप में जाकर डिस्कवर किया, उन्होंने डिस्कवर किया नॉन लिविंग सेल को, एक डेड सेल को डिस्कवर किया, जिसको हम लोग डेड सेल कहते हैं। तो कब डिस्कवर किया, सिग्निफिकेंट डिस्कवर किया, क्या उसका नाम सेल रखा। ठीक है, उन्होंने एग्जामिन किया एक थिन स्लाइस ऑफ बॉटल कॉक, मतलब एक छोटा सा पपड़ी से लेके उसको मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से स्टडी किया। प्रिमिटिव मतलब पुराने माइक्रोस्कोप में उसको बहुत अच्छे से एग्जामिन किया, प्रिमिटिव मतलब पढ़ाई किया उसके बारे में। उसका फिर कौन डिस्कवर किया, रोबोट हुक ने उसके बारे में ले जाकर डिस्कवर किया, और उसका नाम रख दिया सेल, डेड सेल। अब हुक ऑब्जर्व करते हैं कि कॉक खाने बना, हाँ मतलब हुक ये ऑब्जर्व करते हैं, रोबोट हुक भैया ये ऑब्जर्व करते हैं, जब उसको मतलब माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि भाई उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे दिख रहा था, कुछ इस टाइप का, मतलब जैसे लग रहा था ऐसे छज्जे टाइप का। तो यार रोबोट हुक वाले भैया कहे यार ये ऐसा स्ट्रक्चर तो मैंने कहीं तो देखा था। तो इनको याद आया कि ये अपने नानी के घर गए थे। ठीक, अब इनको दिखा मधुमक्खी की छत्ती। ठीक, इन्होंने कहा यार इनको हनी खाने का मन किया, इन्होंने मतलब ढेला वाला चलाया, इतना पत्ता चलाया, जो भी चलाया, सारे सारे मनहने भी उड़ गए, बाद में बचा उनका छज्जा जो इस टाइप का दिख रहा था। भाई उसको रिमेम्बर करके यार
इस टाइप का मैंने देखा था बचपन में, मतलब याद है, अगर नानी घर मतलब ऐसे छज्जा टाइप देखा था, हनी बी का जो था छज्जा इस टाइप का दिख रहा था। तो इन्होंने उसी को टर्म दे दिया कि हुक ऑब्जर्व किया कि जो हनी कॉम्ड होते हैं और प्रोस कहते हैं या तो हनी कॉम्ड कहते हैं, जो मतलब उसका जो हनी घर जो हनी का घर होता है वो उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेल्स कहते हैं, मतलब सेल का भी सेम ही स्ट्रक्चर दिखा। एक तो मतलब इन्होंने हनी की, देखो ये हनी का घर दिख गया, ठीक है, हनी का घर हो गया, ठीक है। और सेम स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पर देखा, देखो ये पर ना हल्का सा ऑब्जेक्ट है ना, जिसे क्या कहते हैं, मान के चलो ये जो आम का पपड़ी लेके आए थे ना यहाँ पर, और इसको स्टडी कर रहे थे, इसका भी जो जो स्ट्रक्चर आया था ना सेम, जो माइक्रोस्कोप में यहाँ से देख रहे हैं, आंख यहाँ पर थी इनकी, देखो आंख यहाँ पर थी इनकी, यहाँ से देख रहे हैं ना कि इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो दिख रहा है, ये भी सेम भाई हनी के घर की तरह दिख रहा था यार। देखने के बाद इन्हों रियलाइज हो गया, यार काश नानी के घर गया था पहले ही पढ़ आके बदली के देता वहीं पर कि यार सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो कम से कम इनको थोड़ा सा मान्यता नहीं, लेकिन कम से कम प्रिडिक्शन अच्छा था इनका, ये लोग कुछ लोग बोल देते बात, लेकिन ठीक है वो सब छोड़ो, कहती वाली बात। लेकिन हाँ, इसका जो स्ट्रक्चर देखने को दिखा है वो सेम ऐसे ही दिखता है जैसे हमारा हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सेम सेल का स्ट्रक्चर इन्होंने देखा है, इसलिए इन्होंने कह दिया कि भाई मान के चलो सेम इसे स्ट्रक्चर दिखता है जैसे हमारे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर। लोग पूछे कि भाई सेल का तुमने तो स्टडी किया ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो बताओ। उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई जाओ हनी का, तुम्हारे घर में अगर नानी के घर छच्चा होगा तो उसको मतलब हनी बी को भगाओ, उसके बाद देखो उसका छेद, और ऐसे ही सेम हमारा सेल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इन्होंने देख लिया। अब आगे देखते हैं, हाँ देखो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, सेम सेल का स्ट्रक्चर ये रहा मतलब। और सेम ऐसे ही सेल का स्ट्रक्चर दिखता है भाई, सेम ऐसे ही सेल का स्ट्रक्चर इन्होंने अपने, ये सेल का स्ट्रक्चर ही है, बट ये मैंने हनी बी का हमारा घर बनाया था, तो ये दोनों रिजेंबल कर रहा है ना हल्का हल्का, दोनों रिजेंबल कर रहा है कि नहीं, हाँ, तो इसीलिए इन्होंने आके बोल दिया, ऑब्जर्व किया कॉक्स हनी बी और अपोनो सिस्टम से कॉल्ड द यूनिट ऑफ सेल्स कहते हैं, उसे हम लोग सेल कहते हैं। ही पब्लिश इतना काम किया भाई, तो जाहिर सी बात है यार, जो इतना मेहनत करेगा वो अपना कोई ना कोई बुक पब्लिश करेगा, तो इन्होंने एक पब्लिश कर दिया बुक जिसका नाम रख दिया माइक्रोग्राफिया। अच्छा देखो तो कितना बढ़िया नाम रखा, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोस्कोप लेके काम भी कर रहे हैं, नाम भी रख दिया माइक्रोग्राफिया। हाँ तो ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि जो उन्होंने माइक्रोस्कोप लेके काम भी किया उसका नाम भी रख दिया माइक्रोग्राफिया। और कब पब्लिश किया, 1665, इतना याद रखना। 1665 में इन्होंने अपना एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। एम से माइक्रोस्कोप से इन्होंने काम किया, इसलिए माइक्रोग्राफिया नाम भी रख दिया 1665। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इतना बता देना, सेल थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है भाई, ये हर हर दिन मतलब हर बार एग्जाम में जरूर पूछता है, इतना याद रख लेना। चलो सेल थ्योरी के मैं 3 पॉइंट तुम्हें बताता हूँ, देख लो 3 पॉइंट एक्चुअली होते क्या। चलो, पहला ये कहता है कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना वो सब हमारे या तो सेल के बने होते हैं या से सेल के प्रोडक्ट के बने होते हैं। तो देख मान लो चलो एक सेल है, इस सेल से मतलब टिश्यू बना, फिर टिश्यू से हमारा क्या बना, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बना, ठीक है, ऑर्गन से हमारा ऑर्गन सिस्टम बना, ठीक, ऑर्गन सिस्टम से हमारा ऑर्गेनिज्म बना। तो अब क्या कहेंगे भाई, एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना, या तो ये कह सकते हैं कि सेल ने क्या किया, जैसे जैसे जो जो जरूरत पड़ते है वो सेल बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, उसके बाद फिर और बनाया तो ऑर्गन बना, और बनाया तो ऑर्गन सिस्टम बना, और बनाया तो ऑर्गेनिज्म बना। या तो सेल से कह सकते हैं ये बनाया ऑर्गेनिज्म, या तो सेल के प्रोडक्ट से ये ऑर्गेनिज्म बनाया। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने क्या लिखा है, ऑल ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, या तो सेल के बने होते हैं, और मतलब सेल के ही बने होते हैं, जैसे जाहिर सी बात है, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल्स के प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, ऐसे भी कह सकते हो भाई। मतलब सेल के कहा ना कि ऑल ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल के बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं, मतलब जो जो वो प्रोडक्ट बनाता है सिक्रीशन, मतलब जो सेल्स कुछ भी सिक्रेट करता है, सेल्स अपने अंदर कुछ भी बनाया, जैसे मान लो उन्होंने एटीपी बनाया, सेल्स ने कुछ भी बनाया, मतलब एनर्जी का आइटम जो भी बनाया वो सिक्रीशन कहलाएगा। जाहिर सी बात है सिक्रीशन कुछ ना कुछ वो सेल्स सिक्रीट किया, तो इसलिए कहते हैं कि जितने भी ऑर्गन होते हैं या तो सेल कंपोज्ड ऑफ सेल होते हैं या तो उसके प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। याद नहीं, मतलब मान के चलो यहाँ पर एंड लिखा, ये मत लिख देना कि और मत लिखना, कंपोज्ड ऑफ सेल सेल के बने होते हैं एंड उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं, ये कभी मत लिखना कि और सेल प्रोडक्ट्स, नहीं, लिखना कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, समझे। सेल प्रोडक्ट्स में जैसे सिक्रीशन आ गया, सेल प्रोडक्ट्स में जैसे मान के चलो एक सेल है, कुछ अपना, मान के चलो एक सेल है कुछ अपना बनाया, उसके बाद इन्होंने अपना ब्लड में कुछ सिक्रेट कर दिया, ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में तुम्हारे फैला, जो कि हमारा कुछ भी इंपॉर्टेंट, मान के चलो एटीपी एनर्जी है, कुछ भी मतलब जो भी बनाना है इसको बना के उन्होंने अपना ब्लड को दे दिया, वो ब्लड में सेपरेट कर रहा है, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। अब आते हैं, हाँ सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं, मतलब मान के चलो ना उसके अंदर, जैसे मान लो एक ब्लड फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर बगल में सेल के, अब इसको O2 की जरूरत है तो ये हमारा O2 देगा इसको। अब यहाँ पर मान लो कुछ बना, ये O2 लेके अब ये हमारा प्रोडक्ट बना रहा है,
कुछ बनाया प्रोडक्ट जिसको एटीपी कहते हैं, मान के चलो एटीपी तो बाद में बताने कि जैसे एटीपी मतलब एनर्जी बनाया, एक्चुअली ये खाना बनाया, मान के चलो ये खाना बनाया अपना O2 को लेके, ब्लड में O2 चल रहा था, उसको O2 को लिया, खाना बनाया, खाना बनाने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट इनका बना CO2, वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये CO2 को क्या करते हैं, ब्लड में डाल देते हैं, अब ब्लड लेके चला जाता है। मान इसके अंदर क्या चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है ना, इसी को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब बहुत सारे रिएक्शन चलते हैं इस सेल के अंदर, इसीलिए लिखा कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स, द सेल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसीलिए कहते हैं भाई इतना ज्यादा इसके अंदर मतलब रिएक्शन चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो से जरूरत मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है सब सेल के अंदर चलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी सेल्स सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमारा क्या कहते हैं कि सेल्स और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, मतलब मान के चलो सेल एक स्ट्रक्चरल होता है और उसका फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ, उसका स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, सेल का स्ट्रक्चर होता है और उसका फंक्शनल होता है भाई, कुछ ना कुछ वो परफॉर्म करता है लाइफ में तुम्हारे, मतलब कुछ ना कुछ बनाएगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। हाँ, अब ये सबसे पहली बात ये आ जाती है ना भाई कि मतलब ठीक है भैया, आपने बताया एक सेल से हम लोग का पूरा ऑर्गन बना, मतलब सेल से ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम मतलब टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद फिर पूरा ऑर्गन बना। वो तो सर हमें समझ में आ गया भैया ने, आपने ऐसा बात कहा कि मतलब एक सेल से पूरा ऑर्गन बना, ये तो हमें समझ में आ गया। बट ये सेल कहाँ से आया सर, ये तो बताओ आप, ये तो बता ही नहीं रहे हो कि ये सेल कहाँ से आया, अपने आप से बन गया? नहीं भाई, अपने आप से तो बनेगा नहीं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए कहते हैं कि भाई सेल कभी भी अपने आप से नहीं बन सकता है, सेल किसी ना किसी एक सेल से बना ही होगा, मतलब इसके पीछे कोई ना एक सेल होगा जिससे ये डिवाइड करके एक सेल बना है और तुम्हारा ये ऑर्गेनिज्म मतलब कभी नहीं कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से ही रीजनरेट हो सकता है, कभी खुद से जनरेट नहीं हो सकता, किसी ना किसी पहले सेल से ये डिवाइड होके बना है। इसलिए यहां पर देखो क्या करा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बोला ना प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई ना कोई इसका पहले सेल होगा तभी ये सेल बना है, समझ में आया? प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब कहीं ना कहीं एक सेल होगा जिसकी वजह से एक सेल बना है, और ओनली के प्री एग्जिस्टिंग सेल ओनली कहीं ना मतलब सिर्फ उसी से बन ही सकता है। अब कह सकते हो कि भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से भी बन सकता है और खुद से भी बन सकता है, ये कभी नहीं कहना, बस प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बन सकता है। क्या लिखा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली लिखा है, सिर्फ ओनली लिखा है, मतलब समझ में आया ना कि ये नहीं कह सकते हो कि भाई प्री एग्जिस्टिंग सेल से भी बन सकता है और खुद से भी बन सकता है, नहीं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है सिर्फ ओनली। क्या लिखा है कि नो सेल कैन ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, हाँ कभी भी खुद से जनरेट नहीं कर सकता है, कभी भी खुद से बन नहीं सकता है सेल्स, बट कम्स इनटू बीइंग ओनली बाय डिविजन्स ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। हाँ मतलब एक सेल जो आ रहा है, ये कहीं ना कहीं एक सेल प्रेजेंट होगा जिसके डिवाइड करने से, देखो डिवाइड किया था ना, एक से डिवाइड ये सेल है, एक से एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, और इस सेल से आगे जाते जाते एक और मतलब एक ऑर्गन बन गया, ह्यूमन बन गया। इसलिए कहते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पर, बीइंग ओनली बाय डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई ना कोई एक सेल रहा होगा जिसके डिवाइड करने के बाद सेल बना होगा, और उसके बाद बनते 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 एक ऑर्गन बन गया होगा। ये सेल के 3 पॉइंट तो बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना। पहला आता है कि हमारा ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल के प्रोडक्ट्स के बना होता है, ठीक है। और जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं ना, वो सेल्स हमारे सेल के अंदर चलती है, इसीलिए इसे कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट क्या कहते हैं कि ऑल मतलब जैसे ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स होते हैं सब कहां से ओरिजिनेट होते हैं, सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने होते हैं। कभी भी ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली लिख देना, क्योंकि ये कह नहीं सकते हो कि तुम कि वो हमारा स्पॉन्टेनियसली मतलब खुद से जनरेट हो सकते हैं, कभी नहीं जनरेट होंगे भाई, इतना याद रखने का कि बट इनटू बीइंग्स ओनली बाय डिवीजन, मतलब वो सिर्फ डिवीजन से करते करते डिवीजन करते करते मतलब मान के चलो एक सेल से एक सेल बना, फिर ये 2 सेल बना, ठीक, और ये डिवाइड करके मतलब ये हमारा एक सेल और बनाएगा, जैसे कहते हैं ना एक से दो, दो से चार, ऐसे ही सेल डिवाइड करेगा, जैसे एक से हमारा 2 बना, ठीक, अब 2 से हमारा 4 बनेगा, फिर 4 से हमारा 8 बनेगा, ऐसे ऐसे डिवाइड होता है सेल्स, फिर 8 से हमारा 16 बनेगा, ऐसे डिवाइड होता है सेल। कभी भी ये नहीं कह सकते कि सेल हमारा खुद से बनता है। चलो सेल थ्योरी के बारे में इतना याद रखना। पहला पॉइंट कहते हैं हमारा ऑल ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स कहते हैं, और ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन सेल्स कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। और जितने भी सेल्स होते हैं सब अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओनली लिख देना, ओनली जरूर लिख देना भाई, ताकि पता चल जाए कि हाँ तुम्हें इतना तो पता है कि वो सेल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पीछे पिछले सेल से ही बने होते हैं, वो अपने आप से कभी जनरेट नहीं होते। कम से कम मास्टर को ये पता चल जाएगा अगर तुम ओनली लिखोगे तो, कि इसको ये पता चल जाएगा कहीं ना कहीं पिछले से बना हो। अब आते हैं कि एवरी ऑर्गन स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल्स वायरस, मतलब हाँ हर एक ऑर्गन एक सिंगल सेल से बना होता है, इतना याद रखना। कोई भी ऑर्गन, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे मतलब गधा, डंकी, घोड़ा, हॉर्स, मतलब कुछ भी मान के चलो, कोई भी ऑर्गन्स अगर लिख दूं, जैसे हनी भी लिख दूं मैं,
चाहे मतलब मॉस्किटो लिख दूं मैं, चाहे डंकी लिख दूं मैं, चाहे हॉर्स लिख दूं मैं, चाहे डॉग लिख दूं मैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म जानते हो एक सिंगल सेल से बना होता है भाई, एक सिंगल सेल से बनते बनते ये सब, इसके बाद ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। और एक्सेप्शन आता है भैया, एक सिंगल हर ऑर्गेनिज्म तो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, बट यहाँ पर आता है भाई भैया वायरसेस जो होते हैं वो तो एक्सेप्शन होते हैं, वो तो सिंगल सेल से बने ही नहीं होते। जाहिर सी बात है भैया, इसीलिए कहते हैं कि वायरस जो होते हैं इसको हम लोग लिविंग सेल में रखा ही नहीं है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि ये लिविंग है ही नहीं, इसीलिए ये एक्सेप्शन में आता है। ये हम लोग हायर क्लास में बताएंगे कि एक्चुअली वायरसेस को क्यों नॉन लिविंग कहा गया है, ये हायर क्लास में पढ़ना। बस इतना याद रख लेना कि वायरस जो होता है वो सिंगल सेल से नहीं बना होता है, वो हमारा मान के चलो उसको हम लोग डेड कहते हैं, डेड नहीं, उसको हम लोग नॉन लिविंग कहते हैं, लिविंग नहीं कहते, इसलिए कहते हैं यहाँ पर वायरस एक एक्सेप्शन आ जाता है। किसमें एक्सेप्शन आता है? सेल थ्योरी में एक्सेप्शन आता है, कि मतलब सेल थ्योरी ने ये कहा ना, सेल थ्योरी ने ये क्या, देखो सेल थ्योरी ने क्या कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ अ सिंगल सेल, हर एक ऑर्गेनिज्म अपने एक सिंगल सेल से लाइफ ओरिजिनेट करता है, मतलब लाइफ को आगे बढ़ाता है एक सिंगल सेल से। बट वायरस ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, हम आपको हायर क्लास में पढ़ाएंगे, बस इतना याद रखना, ये हमारा सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है वायरस। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल्स, मतलब स्टडिंग सेल के मतलब सेल की स्टडी करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते क्या लगता है, सेल्स आर टू स्मॉल टू बीन सीन विथ नेकेड, अपनी नंगी आंखों से कभी भी तुम सेल के नहीं देख सकते, सेल के स्ट्रक्चर को तुम अपने कभी भी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए बता रहे कि सेल इतना छोटा है, क्या लिखा है, टू स्मॉल, इतना छोटा है भाई कि तुम कभी भी अपने नेकेड साइड से देख ही नहीं सकते। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि सेल्स सेल्स आर स्टडीज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसलिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जब तुम उसको नंगी आंखों से मतलब अपने नेकेड आंखों से देख ही नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है भाई माइक्रोस्कोप की जरूरत करनी ही पड़ेगी। और इतना माइन्यूट होता है ना कि माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो उसे, मतलब छोटा मोटा लेंस लगा के नहीं देख सकते। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Microscopes are highly resolution instruments that are used for observing a fine details or very minute object, मतलब माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है ना भाई, ये छोटी सी छोटी, मतलब मान के चलो इतना छोटा सा सेल है ना, इसकी पूरा अच्छे से स्टडी करना है, इसके अंदर क्या है, क्या प्रोडक्ट बनना है, कौन कौन से रिएक्शन चल रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर, और मतलब इस सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो हम हायर बताएं, मतलब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इस सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब ये बताओ इसके अंदर क्या क्या, मतलब भाई रिएक्शन चल रहा है, सेल के अंदर ऑर्गन्स भी है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, रफ एंडोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस के अंदर भी और सब है। ये सब स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ेगी भाई, इतनी माइन्यूट माइन्यूट से स्टडी करने के लिए जाहिर सी बात है माइक्रोस्कोप की ही जरूरत पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि भाई बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग सेल की स्टडी कभी कर ही नहीं सकते हैं भाई, गधे होंगे जो कर लेंगे ज्यादा दिमाग। अब देखो दो टाइप के हमारे माइक्रोस्कोप होते हैं, टू कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होते हैं हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो हाँ, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसकी ये स्ट्रक्चर है, ये रहा हमारा लाइट माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, जो देख लो थोड़ा सा देख लो बस ऐसे, एक बार देख लो बस, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अब दूसरा आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ये देख लो स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी कोई स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना माइक्रोस्कोप पूछेगा नहीं। हाँ, एक्टिविटी करना है भाई, अब तुमको इतना तो भैया पढ़ा दिए यार कि सेल क्या होता है, इतना तो समझ में आ गया कि सेल कैसा होता है, सेल डिस्कवर्ड किसने किया, सेल थ्योरी क्या होता है, सेल को स्टडी करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट चाहिए ये भी तो पता चल गया। भैया ये वो सब तो ठीक है, बट ये तो बताओ कोई सी एक्टिविटी करो कि जैसे हम लोग खुद अपने मतलब आंखों से देखना चाहते हैं कि सेल होता क्या है। तुरंत जाओ किचन में, एक प्याज लेके आओ, प्याज को ना मतलब एक उसको छीलो, उसको छीलो हल्का सा, मतलब पहले अच्छा सा जो ऊपर वाला उपला होता है उसको उछाड़ो, फिर उसके अंदर चलो जो हल्का सा, मतलब जो उसके अंदर होता है उसको हल्का सा ऐसे छीलो ब्लेड से। छीलने के बाद उसके बाद ना उसको एक इतना पतला सा स्लाइड लो जो शीशे का ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, उस छिलके को यहाँ पर ऐसे ऐसे रख दो, ठीक है, रख दिया। अब उसको मतलब अच्छे से एकदम रखना, फोल्ड ना रहे, एकदम पूरा अच्छे से एकदम एकदम चपक जाए स्लाइड पे, ठीक है। अब एक ड्रॉप उस पे हम लोग डालेंगे, एक ड्रॉप वाटर डाल दो ताकि एकदम पूरा अच्छे से चिपक जाए। फिर एक ड्रॉप तुम आयोडीन सॉल्यूशन डाल दो उसमें ताकि विजिबिलिटी क्लियर रहे कि तुम्हें दिखे आसान से, मतलब कोई कोई। और एक ड्रॉप मतलब आयोडीन, एक ड्रॉप तुमने वाटर डाल दिया, एक ड्रॉप तुमने आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया, स्लाइड है ये, मतलब एक मान के ट्रांसपेरेंट स्लाइड है, इसके ऊपर तुमने एक मतलब प्याज का जो वो रखा चमड़ा रखा पील रखा। अब इसके ऊपर जो ये था ना आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया एक ड्रॉप, और एक ड्रॉप हमारा वाटर डाल दिया इस प्याज के ऊपर। और इसके ऊपर एक स्क्वायर कलर का ऐसे प्लेट रख दो हल्का सा जो एकदम थिन और पतला हो और ट्रांसपेरेंट हो। अब इसको तुम अंदर लेके चले जाओ माइक्रोस्कोप के अंदर, तुम्हारी आंखें यहाँ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे लेके चले जाओ, ले जाओ। अब तुम्हें सेम यहाँ पर जो दिखेगा ना भाई, वो सेम ये स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा ऐसा। तब तुम कहोगे भैया मैंने देख लिया,
भैया मैंने देख लिया सेल का स्ट्रक्चर, कहता है अब बस बंद करो, अब कोई जरूरत नहीं है। भैया मैंने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया, ये रहा सेल का स्ट्रक्चर। इतना मेहनत करने के बाद मैंने मतलब मम्मी से डांट सुनी, प्याज लेके एक साला गधा किया कहा, बट वो को क्या पता कि गधा कितना बढ़िया पढ़ाई कर रहा है, सेल का स्ट्रक्चर देखने जा रहा था। ये रहा तुम्हारा सेल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर जब तुम विजुअल कर दोगे, क्या क्या देखने के लिए, पहले एक स्लाइड लोगे जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके ऊपर तुम मतलब प्याज को हल्का सा छिलोगे, छिलने के बाद हल्का सा एकदम पतला सा स्किन की तरह समझ लो उसका चमड़ा रहना चाहिए, वो डालोगे। फिर एक ड्रॉप मतलब वाटर डालोगे, एक ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालोगे, उसके बाद एक और स्लाइड रखोगे उसके ऊपर जो मतलब चिपका दे उसको अच्छे अच्छे, उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप को देखोगे तो सेम विजिबल होगा जो हमारा सेल यहाँ पर दिख रहा है। तब तुम कह सकते हो भैया इतना तो समझ में आ गया कि सेल पढ़ने के बाद सेल का स्ट्रक्चर भी मैंने देख लिया, मम्मी से डांट नहीं सुने ना, बस बहुत इतना। अब देखो क्या लिखा, हाँ क्या लिखा है, लेट अस टेक एन इनर फ्लेशिंग लीफ ऑफ ऑनियन बल्ब, वी कैन पील ऑफ द स्किन्स, मतलब उसको ऊपर वाला छिड़ो जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, ऊपर वाला लेयर जो होता है ना उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। अब पुट अ ड्रॉप ऑफ क्लीन वाटर ऑन इट, कहते हैं ट्रांसफर्स अ पीस ऑफ पील्स टू स्लाइड। उसके बाद क्या करो, उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी डालो, मतलब एक ड्रॉप वाटर डालो। पुट ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द पीस ऑफ द ओनियन पील्स फॉलोड बाय द कवर स्लिप, कहते हैं। उसके बाद एक ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालो, उसके बाद उसको एक स्लिप से कवर कर दो। कवर करने के बाद व्हाट डू यू सी ऑब्जर्व एज यू लुक थ्रू द लेंस, उसके बाद मतलब माइक्रोस्कोप से जब तुम देखोगे तो सेम ये स्ट्रक्चर तुम लोग को दिखेगा। मतलब यहाँ पे तुमको लोग सकते हो हाँ भैया मैंने सेल का स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक, अब आगे देखते हैं। हाँ ये रहा तुम्हारा माइक्रोस्कोप जो यहाँ पर रख के देखोगे आराम से। ये जो ओनियन बना दिया, मतलब ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ भाई, तो यहाँ तक समझ में आ गया ना कि मतलब सेल का डिस्कवर किसने किया, सेल का डिस्कवर कब, लिविंग सेल का किसने डिस्कवर किया, नॉन लिविंग सेल का किसने डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म का किसने डिस्कवर किया, मतलब प्रोटोप्लाज्म किसने दिया, और उसके बाद फिर हमारा न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियस किसने दिया था। इतना तो सब सबको समझ में आ गया। सेल थ्योरी क्या होता है, 3 पॉइंट मैंने सेल थ्योरी में बता दिया था। उसके बाद फिर मैंने बता दिया कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट तो सेल को यूज करने के लिए लगते हैं। पहले हमारा लाइट माइक्रोस्कोप था, दूसरा हमारा का था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। और उसके बाद आते एक एक्टिविटी दिखा दी तुम्हें कि मतलब अगर सच में तुम्हें देखने के लिए मन कर रहा है तो ले जाओ भाई, अम्मी से चप्पल जूता खाओ, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर आराम से प्याज लेके आओ। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।